एसिंक एंड अवेट। सी शार्प के अंदर जब भी आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एसिंक और अवेट कीवर्ड का यूज़ करते हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम थ्रेड बेस या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं सी शार्प के अंदर, तो हम किसी भी मेथड को एसिंक बना देते हैं और उसके अंदर हम जो एक्सटर्नल मेथड उसमें कॉल हो रहा है उसके साथ अवेट कीवर्ड लगा देते हैं। एंड देन हमें पता है कि जब हमने उसको अवेट किया है तो अब ये मेथड टास्क बन गया है, तो इसकी रिटर्न टाइप हमें टास्क रखना होगी। तो हम उसको बेसिकली मेथड को एक टास्क बना देते हैं, बट हम इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये जो मैंने मेथड को टास्क बना दिया है इसका क्या पर्पज़ है, या इसको एसिंक करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, कहाँ पे एसिंक और अवेट मुझे यूज़ करना है, कहाँ पे इसको यूज़ करने से मुझे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है, मुझे बेनिफिट कम और लॉस ज़्यादा हो सकता है, कहाँ कौन कौन सी इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मुझे अवॉइड करनी है, ये सब चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। वो जस्ट नो कि मेथड को एसिंक करना है, उसके अंदर अवेट कीवर्ड ऐड करना है और देन टास्क रिटर्न कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक से। हम थ्रेड को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि थ्रेड क्या होता है, और चलते चलते हम एसिंक और अवेट की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इसकी नीड को स्टडी करेंगे कि इसकी नीड क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है सी शार्प के अंदर। एंड देन हम देखेंगे कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि डेवलपर्स करते हैं, और देन हम उनको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं या अपने कोड को रीफैक्टर करके बेहतर बना सकते हैं। कंप्लीट कोड डेमो होगा इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग कोड में जाके सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्पस्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एसिंक और अवेट को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम लोग थ्रेड को डिस्कस करेंगे कि थ्रेड क्या है, उसकी एनालॉजी क्या है, मल्टी थ्रेडिंग को स्टडी करेंगे, और फिर हम थ्रेड पोल को स्टडी करेंगे। ये तीन हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। उसके बाद हम एसिंक और अवेट की नीड को अंडरस्टैंड करेंगे, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की नीड को अंडरस्टैंड करेंगे। हम एक वर्किंग प्रोग्राम देखेंगे जिसके अंदर हम एक फ़्लो चला के देखेंगे कि अगर एक मेथड हमारे पास एसिंक नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, और उसके बाद हम एसिंक और अवेट इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम इस मेथड को बेहतर बना सकते हैं, और एसिंक्रोनस इम्प्लीमेंट करके हम इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और लास्ट के ऊपर हम एसिंक और अवेट की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, हम कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे एसिंक और अवेट के साथ, और हम उन कुछ कोड को रीफैक्टर करेंगे, उसको मोल्ड करेंगे, उसको बेहतर करेंगे थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है थ्रेड को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्रेड क्या है। अब थ्रेड इसको आप सिंपल वर्ड के अंदर यूँ समझें कि आपका कोई एक मेथड जो है, आपका कोई एक फंक्शन जो है वो एक थ्रेड है। आप एक थ्रेड आपके पास है, आप थ्रेड सीपीयू को पास ऑन करते हो, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन या जो भी लॉजिक आप लिखते हो उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। दैट इज़ योर थ्रेड। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग या लॉजिक है आपके पास। थ्रेड की चंक ऑफ कोड है, आपके पास एक मेथड हो सकता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, उसको आप एक थ्रेड कह सकते हैं। तो अब इससे पहले हमारे पास जो प्रोसेसर्स थे वो सिंगल थ्रेडेड थे, यानी कि उनके अंदर क्या था कि आपने एक मेथड, आपका एक थ्रेड है जो आपने वो पास किया सीपीयू को, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। मीनवाइल आपका मेथड 2 वेट कर रहा है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का। जैसे ही मेथड 1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी आपका मेथड 2 आएगा, वो जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या है कि आपके प्रोसेसर्स मल्टी कोर हैं। इट मीन दे कैन हैंडल मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम्स। इसमें अगर आपके पास एक 4 कोर प्रोसेसर है, इट मीन कि वो 4 थ्रेड्स को एक वक्त में एग्जीक्यूट कर सकता है।
4 थ्रेड्स को हैंडल कर सकता है। अब जब आपका प्रोसेसर इतना कैपेबल है कि वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो हमें देखना होगा कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या ये चीज़ अलाउ करती हैं कि वो मल्टीपल थ्रेड्स को एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करवाएं। तो उसके लिए हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट है या डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प है, जिसके अंदर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल मेथड्स को एक वक्त में एग्जीक्यूट करवाते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को एक वक्त में एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब जब आप मल्टीपल थ्रेड्स की बात करते हैं, आपके पास थ्रेड ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको थ्रेड मैनेजमेंट करना पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि कब कौन सा थ्रेड फ्री है जिसके ऊपर मैंने न्यू मेथड एग्जीक्यूट करवाना है। अगर कोई थ्रेड कंप्लीट हो चुका है उसका काम, तो उसको दोबारा पूल में लेके आना है। थ्रेड को डिस्ट्रॉय कब करना है, उसको इनिशिएट कब करना है, ये सारी थ्रेड मैनेजमेंट आपको इनिशियल टाइम के ऊपर खुद करनी पड़ती थी। बट राइट नाउ आपका .NET के अंदर थ्रेड पूल मौजूद है, जो कि एक बैकग्राउंड थ्रेड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है कि किस वक्त किस थ्रेड को कौन सा मेथड अलॉट करना है, और बैकग्राउंड के अंदर वो सारी थ्रेड मैनेजमेंट देख रहा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने सबसे ज़्यादा मेन जिसके ऊपर फोकस करना है, वो है आपकी UI। आपकी जो UI जो है वो भी एक थ्रेड के ऊपर ही चल रही है, और उसको हम कहते हैं आपका मेन थ्रेड, आपका थ्रेड नंबर 1, आपका फर्स्ट थ्रेड, जो भी आप उसको नाम दे लें, उसके ऊपर आपकी UI चल रही होती है। आपका इंटरफेस जो है वो UI आपका चल रहा होता है। अब अगर आपका मेन थ्रेड लॉक हुआ तो आपकी UI स्टक हो जाएगी, आपकी UI अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। दैट इज़ अ मेन थिंग जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब चलते हैं कोड की तरफ, और हम सबसे पहले देखते हैं कि एसिंक और अवेट को यूज़ किए बगैर कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकती है, और फिर हम देखेंगे सल्यूशन को कि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द विजुअल स्टूडियो। ओके, मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक विंडो फॉर्म है जिसके ऊपर 2 बटन है, विदाउट एसिंक और विद एसिंक। विदाउट एसिंक बटन के पीछे एक मेथड है जो कि मेरे पास एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, जिसके अंदर अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो वो हमारे पास एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है जो कि एक रीड डाटा फ्रॉम यूआरएल मेथड को कॉल कर रहा है, जो यूआरएल लेके डाउनलोड डाटा के मेथड को हिट कर रहा है, जो कि वेब क्लाइंट क्लास का पार्ट है, और इस यूआरएल के ऊपर मौजूद डाटा को डाउनलोड करके ला रहा है। और ये एक सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस है। इट मीन कि जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो आप वेट कर रहे होंगे इसकी एग्जीक्यूशन का, और जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो आप आगे चलेंगे। इट मीन कि आप आगे उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए, बिकॉज दिस इज़ अ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड आपके पास दूसरा बटन है जो कि है विद एसिंक, और ये आपका एक एसिंक्रोनस मेथड है, और ये मेथड आपका एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है। इट मीन इट अलाउ टू एग्जीक्यूट मल्टीपल मेथड साइमल्टेनियसली। और नीचे यहाँ पे हमारे पास स्टेटस है जो कि इनिशियली रीड टू इनिशिएट है, और जैसे ही बटन क्लिक होगा इसकी वैल्यू इन प्रोग्रेस हो जाएगी, और जैसे ही फीचर की लॉजिक या वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कंप्लीटेड हो जाएगी, जो कि यहाँ पे सिंपल लेबल इन प्रोग्रेस और लेबल कंप्लीटेड के साथ है। अब हम इनिशियली क्या करते हैं कि एक दफ़ा इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो मैंने एप्लीकेशन रन कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास विदाउट एसिंक का बटन है। सबसे पहले हम इसकी लॉजिक को देखेंगे। तो आपने फोकस करना है कि जैसे ही मैं विदाउट एसिंक मेथड को क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश करूँगा, तो हम देखते हैं कि क्या ये ड्रैग होगा या नहीं। और नीचे स्टेटस के ऊपर भी आपने फोकस करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये हमारा इन प्रोग्रेस चला गया, और अगर मैं इसको अभी ड्रैग करूं तो ये ड्रैग नहीं हो रहा, ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये ड्रैग हुआ। दोबारा ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूं, स्क्रीन स्टक है, जैसे ही कंप्लीट हुआ स्क्रीन अवेलेबल हो गई। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा UI इंटरफेस जो है वो स्टक हो रहा है मेरा मेन थ्रेड जो है वो बिजी जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है?
कोड के अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने बटन क्लिक के ऊपर की तो जो मेरा मेन थ्रेड था वो यहाँ पे आया और मेन थ्रेड ने ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट की। उसके बाद मेरा जो मेन थ्रेड है UI थ्रेड, उसने ये लाइन एग्जीक्यूट की और फिर इस मेथड के अंदर चला गया। अब इस मेथड के अंदर मेरा मेन थ्रेड आ चुका है और मेरे मेन थ्रेड ने जब ये एक स्पेसिफिक मेथड देखा तो इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए चला गया। अब ये मेथड एक्सटर्नल गया है, बाहर गया है, इंटरनेट के ऊपर गया है, वहाँ से डाटा डाउनलोड करके लाएगा, तो ये 2-3 सेकंड्स ले सकता है। मीनवाइल हमारा मेन थ्रेड बिजी है डाटा डाउनलोड करने में, तो हमारी UI जो है जो कि मेन थ्रेड के ऊपर चल रही थी, मेन थ्रेड को यूटिलाइज कर रही थी, वो बिजी हो चुकी है। अब वो क्योंकि बिजी हो गई है इसलिए हमारी UI अनरिस्पॉन्सिव हो गई है। जैसे ही यहाँ से डाटा रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे आ गया कंट्रोल और आगे चल के यहाँ पे आया, जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ मेन थ्रेड हमारा एक्सटर्नल डाउनलोडिंग से, तो हमारी UI दोबारा से रिस्पॉन्सिव हो गई। तो ये सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइज्ड प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम अगर मेन थ्रेड जो है, अगर हम सारा काम उसी के ऊपर करेंगे तो हमारी UI जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो अब क्योंकि हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेसर्स हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर्स हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं, तो क्यों ना हम अपने जो एक्सटर्नल वर्क है या जो बैकग्राउंड टास्क है उसको बैकग्राउंड थ्रेड्स के ऊपर चलाएं और हमें अपने मेन थ्रेड को कभी भी लॉक नहीं होने देना। क्योंकि अगर हमारा मेन UI थ्रेड लॉक हो गया, किसी और वर्क में बिजी हो गया, तो हमारी एप्लीकेशन स्टक हो जाएगी। अब ये तो थी प्रॉब्लम जो कि हमें अंडरस्टैंड हुई कि हम अगर एसिंक्रोनस नहीं जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम देखते हैं सोल्यूशन के, इसका कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है। तो मेरे पास बटन 2 है, ये ऊपर वाली लॉजिक मैं सेम कॉपी करूँगा और मैं नीचे इसमें पेस्ट कर दूँगा। अब ये भी हमारा रीड डाटा फ्रॉम URL मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये मेरा मेथड प्रॉब्लमेटिक है, ये मेरा मेथड एक्सटर्नल जा रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं अवेट कर दूँगा। अब अवेट मैंने कर दिया, नो क्वेश्चन अराइज कि व्हाट डज दिस मीन, मैंने इसको अवेट क्यों किया। अब जब आपका कंट्रोल आया, आपका थ्रेड 1 मेन थ्रेड यहाँ पे था, स्टार्ट से आते हैं, यहाँ पे आया थ्रेड 1, यहाँ पे आया आपका मेन थ्रेड, यहाँ पे आया। जैसे ही उसने रिजल्ट की इंस्टेंशिएशन की और वो यहाँ पे आया, तो इस बात को समझ गया कि अब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बैकग्राउंड थ्रेड को असाइन करनी है। तो आपके मेन थ्रेड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनलोड डाटा की असाइन की बैकग्राउंड थ्रेड को। बैकग्राउंड थ्रेड कोई भी हो सकता है, थ्रेड 5, थ्रेड 6, थ्रेड 10, जो भी उस वक्त अवेलेबल था। आपका थ्रेड पूल देखेगा, वो जो भी अवेलेबल थ्रेड होगा उसके ऊपर इसकी डाउनलोडिंग डाल देगा। इट मीन कि एक्सटर्नल वर्क आपका बैकग्राउंड थ्रेड देख रहा है और आपका मेन थ्रेड इस वक्त फ्री है, वो कोई कंप्यूटेशन या कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जब आपने इसको अवेट किया, इट मीन आप एक टास्क में आ चुके हैं, आपने एक टास्क क्रिएट कर दिया है, एक बैकग्राउंड टास्क जनरेट कर दिया है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि जी आप इसको एसिंक करें, और आपने एसिंक किया है तो इसको आप टास्क भी बनाएं। अब आपने टास्क बनाया है और टास्क में से आप रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो अब ये आपका एक एसिंक्रोनस मेथड जो है वो बन गया। बट प्रॉब्लम है इसके, आप एक एसिंक्रोनस वे में यहाँ पे तो हैं, लेकिन आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं वो आपका एसिंक्रोनस नहीं है, वो बाइट्स रिटर्न कर रहा है। तो अब आपको किसी एसिंक्रोनस मेथड को कॉल करना है। तो हमारे पास एसिंक्रोनस मेथड है डाउनलोड डाटा टास्क एसिंक। नो, ये आपका एसिंक्रोनस मेथड है जो कि एक टास्क रिटर्न करेगा, ना कि बाइट्स। तो ये अब यहाँ पे आप जब आप पीछे आए तो आपने देखा कि आपकी जो रीड डाटा फ्रॉम URL है वो आपको वार्निंग दे रही है। वाई? बिकॉज आप एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर एसिंक्रोनस मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप अगर एसिंक्रोनस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो आपका कॉलर मेथड भी एसिंक्रोनस हो, और यहाँ पे आप इसको अवेट करें। अब यहाँ पे अवेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपका मेन थ्रेड यहाँ पे आया
मेन थ्रेड यहाँ पे आया। मेन थ्रेड ने जैसे ही ये लाइन देखी तो उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी आपके बैकग्राउंड थ्रेड को। आपका बैकग्राउंड थ्रेड जो भी था थ्रेड 5, 6, और फिर उस थ्रेड ने आगे ये वाली लॉजिक देखी और आगे नेक्स्ट थ्रेड को टास्क असाइन किया। तो यहाँ पे जब आपने इसको अवेट किया तो इट मीन कि ये मेथड आपका एसिंक होना चाहिए। नाउ ये जब आपने इस मेथड को एसिंक किया तो ये आपका रिटर्न कर रहा है वाइड। नाउ इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा थोड़ा आगे चल के कि आपका जो एसिंक्रोनस मेथड्स हैं वो हमेशा टास्क रिटर्न करें बल्कि वाइड ना रिटर्न करें। बट यू हैव सम एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे आपके एसिंक्रोनस मेथड्स को वाइड रिटर्न करना पड़ता है, जैसे कि इवेंट है तो इवेंट आपका वाइड ही रिटर्न करेगा। इसी तरीके से कुछ और सिनेरियोज हैं जिनके अंदर आपका एसिंक्रोनस मेथड वाइड रिटर्न करता है, जिनको हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस। बट हमेशा आपका कोई भी एसिंक्रोनस मेथड है तो वो टास्क ही रिटर्न करेगा, वो वाइड रिटर्न नहीं करेगा। बट इसको चला के देखते हैं कि अब हमें इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ऊपर मेरे पास यहाँ पे भी एरर आ रहा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चला के देखते हैं। ओके, सो अब मैं दोबारा इस मेथड के ऊपर हिट करूँगा और मैं देखूँगा कि क्या मेरा UI स्टक होता है या नहीं होता। साथ में इसको ड्रैग करके देखूँगा। विद एसिंक पे मैंने क्लिक किया, अब ये स्टार्ट नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस है, बट स्टिल मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ और वो कंप्लीट हुआ। इट मीन के मैं ड्यूरिंग स्टेटस इन प्रोग्रेस ही मेरा UI अवेलेबल था, मेरा UI स्टक नहीं हुआ। मैं दोबारा चलाता हूँ, इन प्रोग्रेस, मैं उसको एक्सपेंड कर पा रहा हूँ और वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी UI थ्रेड को अवेलेबल रख सकते हैं अपने UI वर्क के लिए, अपने मेन थ्रेड को, और आप बैकग्राउंड थ्रेड्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं बाकी मेथड्स की एग्जीक्यूशन की। तो ये आपकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन थी टास्क की और आपकी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। अब चलते हैं कुछ इसकी कॉमन मिस्टेक्स और बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ से। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हुए, और हम कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास एसिंक अवेट बेस्ट रिफैक्टरिंग की एक क्लास है जिसके अंदर कुछ हमारे पास मेथड्स हैं और हम वन बाय वन उनको देखेंगे और हम रीफैक्टर करते जाएंगे। हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते जाएंगे। सो मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट रिफैक्टरिंग से। इस मेथड को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है इज़ वैलिड, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ये एक एसिंक्रोनस मेथड है इज़ वैलिड, जिसकी लॉजिक यहाँ नीचे लिखी हुई है जो कि बूल रिटर्न कर रहा है। डोंट वरी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जस्ट एक टास्क डॉट डिले है अवेटेबल। तो आपने फोकस इधर करना है कि मैंने एक इज़ वैलिड मेथड को कॉल किया है और उसको मैं करवा रहा हूँ वेट। नो, आपने कभी भी किसी भी मेथड को वेट नहीं करवाना। अब आप वेट क्यों करते हैं, अब वेट आप क्यों लगाते हैं? अब वेट आप इसलिए लगाते हैं कि लेट से आपने किसी मेथड को सिंक्रोनियस वे में कॉल करना है। आप उसको चाह रहे हैं कि जब तक उसका रिजल्ट ना आए, मैं आगे मूव ना हूँ, मैं वहाँ पे रुक जाऊँ, तो आप वेट का यूज़ करते हैं। सो आपने कभी भी वेट का यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने उसके साथ, अगर आप उसको एसिंक्रोनस वे में चलाना चाहते हैं तो आप हमेशा अवेट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको लाजमी है कि आपने सिंक्रोनस वे में उसको अगर आपने कॉल करना है उस मेथड को कि नहीं मुझे तो ये मेथड सिंक्रोनाइज वे में ही चाहिए, जब तक इसका रिस्पॉन्स ना आ जाए आपने थ्रेड को लॉक करना है, तो ऐसी सूरत में इंस्टेड ऑफ यूजिंग इज अवेट डॉट वेट आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास, मैं कोड को अनकमेंट कर दूं ताकि हम देख पाएँ। गेट अवेटर डॉट गेट रिज़ल्ट। अब गेट अवेटर डॉट गेट रिज़ल्ट आप क्या करता है, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे डॉट वेट, अब आपने अगर थ्रेड को लॉक करना है तो आपने गेट अवेटर डॉट
गेट रिजल्ट यूज़ करना है इंस्टेड यूजिंग वेट कीवर्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, लेट से अगर आप इस वैलिड मेथड को वेट करवाते हो डॉट वेट मेथड से, तो होगा क्या कि अगर आपके इस वैलिड मेथड में कहीं पे कोई एक्सेप्शन आएगी, कोई एरर आएगा, तो ये आपको रिटर्न करेगा एग्रीगेट एक्सेप्शन। अब एग्रीगेट एक्सेप्शन क्या है? एग्रीगेट एक्सेप्शन आपके पास एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शंस होंगी, उनमें से आपकी एक्सेप्शन भी उसके अंदर मौजूद होगी स्टैक के अंदर। तो वहाँ से आपको अपनी एक्सेप्शन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप गेट अवेटर डॉट गेट रिजल्ट करेंगे तो ये जो आपको एक्सेप्शन रिटर्न करेगा वो होगी आपकी स्पेसिफिक एक्सेप्शन जो कि आपके मेथड में आएगी। सो अगर आप वेट यूज़ करेंगे तो फिर आपको अपनी एक्सेप्शन फाइंड करना पड़ेगी कि मेरी कौन सी एक्सेप्शन है। जब आप गेट अवेटर डॉट गेट रिजल्ट यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ आपको आपकी एक्सेप्शन रिटर्न करेगा जो कि आपके मेथड में आई होगी, तो आपको डिबगिंग प्रोसेस आपका आसान होगा। सो मेक श्योर ऑलवेज यूज़ गेट अवेटर डॉट गेट रिजल्ट। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड और फर्स्ट रिफैक्टरिंग थी जो कि हमने यहाँ पे कर दी। अब चलते हैं सेकंड रिफैक्टरिंग की तरफ या सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जिसको मैं अवेट कर रहा हूँ और ये मुझे आइडेंटिफायर्स की लिस्ट दे रहा है, एंड देन मैं उस लिस्ट को इटरेट कर रहा हूँ एंड देन अगेन मैं अवेट कर रहा हूँ। नाउ थिंक अबाउट दिस कि यहाँ पे आपने एक टास्क चलाया जिसके अंदर आपका मेन थ्रेड यहाँ पे आया, मेन थ्रेड ने इसको इनिशियलाइज करवाया, आपके मेन थ्रेड ने इसको देखा तो ये टास्क असाइन कर दिया थ्रेड 5 को। थ्रेड 5 या थ्रेड 10 लेट से थ्रेड 10 इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। अब आपका कंट्रोल आगे गया। अब यहाँ से आपका जब रिस्पॉन्स आएगा तो अब आपका जो रिस्पॉन्स है वो वेट करेगा आपके कॉलर थ्रेड का कि मुझे किसने कॉल किया। अब इसको मेन थ्रेड ने कॉल किया है यूआई थ्रेड। अब मे बी यूआई थ्रेड बिजी है फ्रंट एंड के ऊपर, यूज़र कुछ माउस क्लिक्स कर रहा है या स्क्रॉल कर रहा है ऊपर नीचे, तो आपका मेन थ्रेड वहाँ पे बिजी है। तो इसको वेट करना पड़ेगा कॉलर थ्रेड का कि कॉलर थ्रेड दोबारा आए और कंट्रोल वापस उसके पास में भेजूं। अब जब आपने कंट्रोल वापस कॉलर को भेज दिया, आप नीचे आए, आपका मेन थ्रेड ने कंट्रोल ले लिया, उसने ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म की, दोबारा यहाँ पे आया और अगेन थ्रेड असाइन कर दिया थ्रेड 20 को। लेट से ये टास्क उसने थ्रेड 20 को असाइन कर दिया। अगेन यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स आ गया, वो रिस्पॉन्स फिर वेट करेगा मेन थ्रेड के फ्री होने का। मेन थ्रेड बिजी था मे बी फ्रंट एंड के ऊपर, तो आपके प्रोसेसर को बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। नो यहाँ पे कितना ही बेहतर हो कि हम मेन थ्रेड को रिस्पॉन्स न दें, हम ये जो थ्रेड हमारे पास 10 है ये यहाँ पे आए और कहे कि अच्छा ये डाटा आ चुका है, अब ये रिस्पॉन्स किसी भी थ्रेड को वापस कर दें और वो थ्रेड कंट्रोल आगे लेट से थ्रेड 2 को वो कंट्रोल दे दे। थ्रेड 2 यहाँ से आगे आए और वो फिर थ्रेड 20 को असाइन कर दे और फिर वहाँ रिस्पॉन्स मेरे पास थ्रेड 5 के पास आ जाए, तो मैं जो मेरा UI या मेरा मेन थ्रेड है उसको कॉल ही ना करूं। और यहाँ पे टेक अवे ये है कि आपने UI थ्रेड को, जब आप सर्विस लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको UI थ्रेड की ज़रूरत नहीं होती। UI थ्रेड जो है वो आप तभी उसको यूटिलाइज करते हो जब आपने यूज़र के साथ, यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तभी आप UI थ्रेड रिटर्न करते हो जो कि यूज़र इंटरफेस का मेन थ्रेड होता है। अब लेट से यूज़र इंटरफेस थ्रेड 1 पे चल रहा है और आपने थ्रेड 5 रिटर्न कर दिया तो आपके एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे तो मुझे एक्सेप्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैं सर्विस लेयर के ऊपर हूँ और यहाँ से जो मैंने रिटर्न करना है वो दोबारा एक सर्विस को ही कॉल करेगा, तो मुझे मेन थ्रेड की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको मैं कैसे रिफैक्टर कर सकता हूँ, कोड को देखते हैं, रिफैक्टरिंग कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कोड है जिसके अंदर अब मैं ऊपर वाला कोड अगर यहाँ पे कमेंट कर दूं तो यहाँ पे मैंने await डॉट कॉन्फ़िगर await इक्वल ब्रैकेट्स के अंदर फॉल्स लिखा है। इट मीन कि जैसे ही आपका मेन थ्रेड इसको कॉल करेगा
ये थ्रेड 20 पे चला, लेट से थ्रेड 20 एग्जीक्यूशन परफॉर्म की उसने, वहाँ से रिस्पॉन्स आया। अब वो ये नहीं देखेगा कि यूआई थ्रेड किधर है जिसने मुझे कॉल किया, वो किसी भी थ्रेड को रिस्पॉन्स दे देगा। लेट से उसने थ्रेड 15 को रिस्पॉन्स दे दिया, थ्रेड 15 आगे चला, वो यहाँ पे आया, उसने इसको एग्जीक्यूट किया, अगेन वो जाएगा, उसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म की, रिस्पॉन्स आया, उसने थ्रेड 10 को रिस्पॉन्स दे दिया, जो भी फ्री अवेलेबल थ्रेड है उसको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे टेक अवे ये है कि जब तक आप यूआई से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप सर्विस लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, देन ऑलवेज यूज़ कन्फिगर अवेट। आप हमेशा कंट्रोल वापस दें अपने किसी भी रैंडम थ्रेड को जो भी अवेलेबल है, ना कि अपने यूआई थ्रेड को। यूआई थ्रेड को तभी रिस्पॉन्स दें जब आपने दोबारा यूआई के साथ इंटरेक्ट करना है। जैसा कि इस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे जब मैं इसके साथ मैं अवेट लगा रहा हूँ, तो ये जो मुझे रिस्पॉन्स देगा वो मैंने मेन थ्रेड को रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि मेन थ्रेड अगेन यूआई को डाटा पास करेगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर अवेट नहीं लगा सकता, बट यहाँ पे अगर मैं सर्विस लेयर के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर अवेट मैं हर जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी रिफैक्टरिंग हमने परफॉर्म कर दी। नेक्स्ट मूव करते हैं, और हमारे पास क्या चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं, थर्ड रिफैक्टरिंग। अब थर्ड रिफैक्टरिंग क्या है, यहाँ पे आपके पास WO वेब क्लाइंट है, और उसके थ्रू आप डाउनलोड डाटा टास्क एसिंक मेथड को कॉल कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं अवेट, और आप रिटर्न कर रहे हैं एसिंक्रोनस टास्क मेथड टास्क जो है आप रिटर्न कर रहे हैं। रियली फाइन, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। बट यहाँ पे अगर मैं इसके साथ अवेट ख़त्म कर दूँ और यहाँ से एसिंक ख़त्म कर दूँ, इट विल स्टिल रिटर्न मी द टास्क। यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आया। तो अब ऐसे क्यों? अब अगर मैं नीचे आफ्टर रिफैक्टरिंग देखूं तो यहाँ पे इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, और सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि जब भी, लेट मी फिक्स द इशू, डाउनलोड डाटा टास्क एसिंक, जब भी आप सिंपल अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अवेट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अवेट की ज़रूरत नहीं है और ऊपर एसिंक की ज़रूरत नहीं है। सिंपली रिटर्न दैट मेथड, और वो आपका एसिंक्रोनस वे में मूव करेगा, आपकी टास्क रिटर्न करेगा। जब भी आप रिटर्न टाइप, आपकी जो रिटर्न डाटा है, जो आपकी रिटर्न लाइन है, वहाँ पे अगर आप अवेट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप उसको रिमूव कर दें, और ऊपर से उसके टास्क के साथ अगर आप एसिंक लगा रहे हैं उसको भी रिमूव कर दें, वो स्टिल आपको एसिंक्रोनस बिहेवियर प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ द थर्ड रिफैक्टरिंग एंड थर्ड टेक अवे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ टेक अवे देखते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ फोकस करनी है कि यहाँ पे मेरे पास है ट्राई कैच ब्लॉक। अब अगर मैं अवेट ख़त्म करता हूँ यहाँ से और एसिंक ख़त्म करता हूँ यहाँ से, तो सो इट विल वर्क, ये काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आपका एक्सेप्शनल केस है कि जब भी आप काम कर रहे होंगे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, तो आपने एसिंक अवेट लगाना है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप अवेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली डाटा रिटर्न कर देंगे और बाद में कहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगी, तो वो आपकी एक्सेप्शन कैच नहीं हो पाएगी। सो जब भी आप ट्राई कैच ब्लॉक में हैं, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, तो अवेट आपने डेफिनेटली लगाना है। लेकिन अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं है और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आप अवेट लगा रहे हैं, देन यू कैन रिप इट ऑफ, आप उसको रिमूव कर सकते हैं और आपका कोड प्रॉपरली काम करेगा। तो ये हमारी थी फोर्थ रिफैक्टरिंग। अब आते हैं हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कंस्ट्रक्टर की तरफ। अगर आप कंस्ट्रक्टर में देखें तो यहाँ पे मैं एक एग्जीक्यूट इनिशियलाइज मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो कि एक अवेटेबल है। नो, अगर ये एक टास्क है तो मुझे इसे वेट करना है, मैं इसको वेट करूँगा
और ऊपर कंस्ट्रक्टर को एसिंक बना दूंगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन नहीं, यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर को एसिंक्रोनस नहीं बना सकता। कंस्ट्रक्टर एक पहला पीस है जो कि मेरी क्लास में मेरा ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के ऊपर कॉल होता है, और ये क्या करता है कि मेरी चीज़ें इंस्टेंशिएट करवा रहा होता है, तो मैं इसको एसिंक नहीं कर सकता। नो वन सोल्यूशन जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं वो ये कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल नहीं करता, बल्कि मैं एक और मेथड यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, जिसको मैं नाम दूंगा async void एंड देन लेट्स से एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट मेथड के अंदर मैं इसको कॉल करूँगा, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे इसको कॉल कर लूँगा और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ एग्जीक्यूट मेथड, और इसको मैं async ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसको एग्जीक्यूट अवेट और मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। सो दिस माइट बी वन सोल्यूशन। अब जब आप वाइड मेथड रिटर्न करते हैं तो आप उसको अवेट नहीं कर सकते, सो आपका एरर चला गया। नाउ ये एक सिंपल और बेसिक सोल्यूशन इस चीज़ का हो सकता है अगर आपने एरर्स को ख़त्म करना है कि जी मेरी कंपाइल टाइम के ऊपर एरर्स आ रहे हैं तो ख़त्म हो जाएं, बट ये एक बेहतर सोल्यूशन नहीं है। लेट मी टेल यू वाई। अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करूँ, यहाँ पे, और इस मेथड को इसके अंदर लेके आऊँ, ट्राई और कैच के अंदर मैं करूँ थ्रो एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब आप एक चीज़ गौर करें कि मैं इस मेथड को वेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार इस मेथड को कॉल करो, ठीक है। ये मेथड एक अवेट टास्क को कॉल कर रहा है एंड देन मैं इसको बैकग्राउंड में फेंक रहा हूँ, और मेरा जो मेन थ्रेड है वो यहाँ पे आया, इसको अवेट किया और वो आगे चला गया, उसने इस मेथड के ऊपर वेट नहीं किया। अब लेट से आपकी इस मेथड की एग्जीक्यूशन के अंदर आई एक्सेप्शन, या आप ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाते, लेट से सिंपली यहाँ पे आप कहते हैं थ्रो न्यू एक्सेप्शन, या आपके इस मेथड में कहीं पे एक्सेप्शन आ जाती है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब आपका जो कंट्रोल है, आपका जो मेन थ्रेड है, क्योंकि वो वेट नहीं कर रहा, आपका अवेट नहीं है, वो आगे चला गया, तो क्या होगा कि जब इसमें एक्सेप्शन आएगी तो वो कभी भी कैप्चर्ड नहीं होगी, क्योंकि आपका कंट्रोल आगे जा चुका है, क्योंकि आप इसको अवेट नहीं कर रहे। तो ये एक बेहतर सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने कोई एक टास्क बनाना है जिसको आपने बैकग्राउंड में फेंकना है कि वो बैकग्राउंड में चलता रहे, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, तो आपके लिए ये एक बेहतर सोल्यूशन नहीं है। आप कभी भी वॉइड के साथ इसका इम्प्लीमेंट ना करें। तो बेहतर सोल्यूशन क्या है? हम इस सारे को रिमूव करते हैं यहाँ से, और हम इसको भी रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम अपना पुराना मेथड कॉल करते हैं जो कि हमारे पास एग्जीक्यूट इनिशियलाइजेशन है, और यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंशन मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमें मिल रहा है async await की बेस्ट प्रैक्टिस के न्यूगेट पैकेज मैनेजर से। सो मेथड नेम है save fire and forget। now save fire and forget मेथड आपका जो है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊं, यहाँ से गो टू डेफिनेशन, यस इसकी डेफिनेशन नहीं मैं देख, async और ये जो आपका save fire and forget मेथड है, ये आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इसने डिफरेंट से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की होती है, और अगर आपकी एक्सेप्शन आती है तो वो इसको डील करता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ void मेथड विदाउट अवेट, आप एक save fire and forget मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स जंप बैक इनटू द स्लाइड्स और देखते हैं, चीज़ों को वाइंड अप करते हैं और रिव्यू करते हैं जो हमने चीज़ें स्टडी की। ओके, सो सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस नंबर 1, कभी भी डॉट वेट और डॉट रिज़ल्ट आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि कहीं भी अगर आपको सिंक्रोनियस वे के अंदर अगर आपने किसी मेथड को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप गेट अवेटर डॉट गेट रिज़ल्ट मेथड यूज़ करें,
क्योंकि डॉट वेट और डॉट रिजल्ट आपको एग्रीगेट एक्सेप्शन रिटर्न करता है, जिसमें से आपको अपनी एक्सेप्शन फाइंड करना मुश्किल होती है, और गेट अवेटर डॉट गेट रिजल्ट आपको स्पेसिफिक एक्सेप्शन अगर मेथड के अंदर आए तो वो आपको रिटर्न करता है। सो बेस्ट प्रैक्टिस नंबर 1। सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस वो ये है कि जब भी आपने कोई एक ऐसा मेथड है जिसको आपने रन करना है एंड देन बैकग्राउंड के अंदर आप उसको चलने देना चाह रहे हैं, तो आपको मजबूरी है कि आपने वाइड एसिंग मेथड कॉल करना है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप डॉट सेव फायर एंड फॉरगेट एक्सटेंशन मेथड को वेट कर सकते हैं। इसकी न्यूगेट पैकेज है आपके पास, एसिंग का वेट बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप डॉट सेव फायर एंड फॉरगेट मेथड को गेट कर सकते हैं। जब भी आपने किसी टास्क को बैकग्राउंड में चलाना है और फिर आप नहीं चाह रहे कि आप उसको देखें, आप उसको भूल जाएं और आप अपनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई कंपाइल टाइम के ऊपर एरर भी आप नहीं देखना चाहते या वार्निंग नहीं देखना चाहते, तो यू देन यूज सेव फायर एंड फॉरगेट इंस्टेड ऑफ वाइड मेथड, जो कि आप वाइड एसिंग मेथड, उसकी बजाय आप सेव फायर एंड फॉरगेट यूज़ करें। बेस्ट प्रैक्टिस नंबर 3, अवॉइड रिटर्न अवेट। अगर आप अवेट मेथड को रिटर्न करवा रहे हैं देन रिमूव द अवेट कीवर्ड फ्रॉम दैट, और आप उस मेथड में से एसिंग कीवर्ड भी रिमूव कर दें तो वो आपको रिटर्न करेगा अवेट, एक एसिंक्रोनस टास्क ही रिटर्न करेगा। एक्सेप्शनल केस ये है कि आपके पास अगर ट्राई कैच ब्लॉक है या यूजिंग ब्लॉक है तो वहाँ पे आपने अवेट का कीवर्ड यूज़ करना है। और कॉन्फ़िगर अवेट लास्ट के ऊपर अगर आप सर्विस लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आपको इस बात से गरज नहीं है कि ये जो मैंने रिज़ल्ट है ये मेन थ्रेड को रिटर्न करना है क्योंकि मेन थ्रेड ने यूआई पे प्रेजेंट करना है, तो आप कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स का यूज़ करें। कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप अगर सर्विस लेयर के ऊपर अवेट मेथड कुछ डाटा रिटर्न करता है तो वो पहले वेट करेगा कि मेरा जो यूआई या मेन थ्रेड है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर मेन थ्रेड आपका बिजी है यूआई वर्क के ऊपर तो इसको वेट करना पड़ेगा उसके फ्री होने का। ऑन द अदर हैंड अगर आप डॉट कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स करेंगे तो ये ऑन द गो जो भी अवेलेबल थ्रेड होगा उसको डाटा पास ऑन कर देगा और वो फिर आगे फ्लो को चलाएगा। एक्सेप्शनल केस जब आपने कलर थ्रेड जो है जो आपका जिसने फ्लो स्टार्ट किया था, आपका जो मेन थ्रेड है, अगर आपने उसको डाटा रिटर्न करना है देन उस सिनेरियो में आप कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चंद एक बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। हमने इस वीडियो के अंदर एसिंग अवेट को स्टडी किया, हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मैं इंशाल्लाह